जिसमें साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन क्या होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं और जिसमें बाम्ब्यूटेरॉल, साल्मेटेरॉल, फोमोटेरॉल क्या होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग। मिथाइल xanthines मैंने बताया था। मिथाइल xanthines में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन ये सब आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए चीजें। ठीक है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देखे थे हमने, मॉन्टेल्यूकास, जाफेल्यूकास, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफिन। अब ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना, आजकल इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिस्टेमिक होते हैं, इनहेलेशनल होते हैं। आज हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करनी है, एंटी आईजी एंटीबॉडी की हमें आज बात करनी है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था एटीपी क्या होता है, सीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। और एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है? बोलो। एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, सीएमपी में कन्वर्ट करता है। सीएमपी को 5 एएमपी में कौन कन्वर्ट करता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, क्या स्टिमुलेट करते हैं? उसको स्टिमुलेट करते हैं और किसके फॉर्मेशन बढ़ाते हैं? फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, और सीएमपी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। ठीक है, और सीएमपी फिर फॉस्फोडाइएस्टरेज की प्रेजेंस में 5 एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें सीएमपी चाहिए तो इसे टूटने से रोकना होगा, तो इसके लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? मिथाइल भी क्या करती हैं? सीएमपी को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके। ठीक है, तो मिथाइल xanthines का काम मैंने बताया था, बीटा 2 एगोनिस्ट का बताया था, और एंटीकोलिनर्जिक का भी हमने देख लिया था कैसे काम करती हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज तुम लोग को बतानी थी, कोई पूछ रहा था बच्चा। हाँ, इसमें देखो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में, ठीक है, ये भी प्रोसेस मैंने पूरी बताई थी कि आर्किडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे, तो वहीं से थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो ये चीज बताई थी, आर्किडोनिक एसिड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड टूटता है, आर्किडोनिक एसिड बनाता है। आर्किडोनिक एसिड कौन से पाथवे में जाता है? कॉक्स एंड लॉक्स में जाता है। कॉक्स में जाके क्या बनाएगा? लॉक्स में ल्यूकोट्राइन्स बनाता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज होती है, एलटी ल्यूकोट्राइन्स बनता है। ल्यूकोट्राइन्स में ही सबसे पहले बनता है LTA4। ठीक है, पहले ए बनेगा। अब ए से दो चीजें बनती हैं, इसको कहाँ लिखूं मैं, अलग से ही देख लो। चलो देखो, वहीं से बात करते हैं। LT दो पार्ट्स में, सबसे पहले LTA4 बनेगा। अब LTA4 से LTB4 बनता है। ठीक है, और LTC4 बनता है। LTC4 के बाद LTD4 बनता है। ABCD ऐसे याद रखना है बस। LTE4 बनता है, LTF4 बनता है। अब ये देखो, जो ये LTC4 और LTD4 है, इनको बोला जाता है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स, नोन एज सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स। ये ही जो होते हैं ये भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, सभी ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। अब पते की बात क्या है, जो हमारे जो मैंने बताया था ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, ये ड्रग्स जो है ना, ये क्या करती हैं? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इन सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स को ही इनहिबिट करने का काम करती है, इन्हीं के रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने का काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स, तो ये सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स किन्हें किन्हें बोल रहे हैं हम? LTC4 को और LTD4 को। ठीक है, तो इनको इनहिबिट करने का काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स हैं इनके दो रिसेप्टर्स होते हैं,
एक तो रिसेप्टर होता है LT1 और एक होता है LT2। अब ये जो ल्यूकास्ट है हमारी, मॉन्टेल्यूकास या फिर ल्यूकास, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मेनली LT1 रिसेप्टर को ही खाली ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। इसलिए ये ज्यादा, मतलब जैसे एक्यूट अटैक है, सडन अटैक आ रहा है किसी को बहुत ज्यादा, तो उसमें इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स बताने का बस यही मतलब था कि वहां पे स्लाइड में आया था तो मैंने बता दिया, ठीक है, सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स क्या है। तो आगे देखते हैं। आज हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड से बात करनी है, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स मैंने बताया था मेनली इनका एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, ये भी ब्रोंकोडायलेशन का काम करते हैं। जब कोई भी ड्रग काम नहीं आ रही होती तब हम स्टेरॉइड्स पर जाते हैं, ठीक है। अब दो तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, कौन कौन से, सिस्टेमिक और इनहेलेशनल। तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जिनको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज रहे हैं, ठीक है। सिस्टेमिक बोलने का ही मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं। तो इसमें जो रूट दिया जाता है वो दिया जाता है आईवी। आईवी मतलब होता है इंट्रावेनस, ठीक है, वेन्स के थ्रू दिया जा रहा है। तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, कभी ऐसा एक्यूट अटैक है, बहुत सडन अटैक आ रहा है पेशेंट को, ठीक है। एक्यूट का मतलब ये नहीं है कि डिजीज छोटी है, एक्यूट का मतलब ये है कि एकदम से डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। मतलब कि एकदम से ही उसको अटैक आ रहा है। क्रॉनिक डिजीज यानी बहुत लंबे टाइम से इकट्ठा होती हुई आई चीज और एक दिन आके वो डिजीज डेवलप करे, ग्रेजुअली हो रही है चीज, तो उसे क्रॉनिक कहेंगे। सडन कोई चीज हो रही है तो उसे एक्यूट बोला जाता है। तो एक्यूट अटैक आ रहा है किसी को और बहुत सीवियर अटैक है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्निया हो रहा है, कफ हो रहा है, वीजिंग हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो क्या होगा, पेशेंट की हालत बुरी है इस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, सिस्टेमिक रूट से देते हैं, यानी आईवी रूट से दिया जाता है, ठीक है। हमेशा कभी भी इमरजेंसी कंडीशन है, आपको आपने देखा भी होगा कि इमरजेंसी में क्या होता है, ज्यादा सबसे पहले क्या करते हैं, आईवी लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो इंट्रावेनस जो रूट है वो इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है, तो सिस्टेमिक में इंट्रावेनस आता है। इसमें क्या दे सकते हैं हम, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं, ठीक है, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, इसको प्रेफर किया जाता है। अभी जो इनहेलेशनल है, तो इनहेलेशनल, अब देखो जब भी इमरजेंसी वाली कंडीशन है, आईवी क्यों दिया जा रहा है। अब हम कोई भी, अगर मान लिया हमने ड्रग दी, ठीक है, हमने कोई टैबलेट दी, अब टैबलेट पहले जाएगी, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फिर जाके वो अवेलेबल होगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, आईवी रूट का यूज करते हैं। अब दूसरा है इनहेलेशनल। तो इनहेलेशनल में क्या दिया जा रहा है, नेबुलाइजर दिया जा रहा है, ठीक है, इनहेलर दिया जाता है। तो इसका भी इफेक्ट स्लो होता है, तो उसकी वजह से हम इमरजेंसी में आईवी रूट को प्रेफर करते हैं। उतना तेज इफेक्ट नहीं होता है। इसको हम कैसे देते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे। अगर कि कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको जैसे कभी भी अस्थमा का अटैक आ सकता है, तो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हम इनहेलेशनल रूट वाली चीजें देते हैं, ठीक है। अब ये जो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं, टॉपिकली काम करते हैं। जैसे हमने इनहेलेशनल कोई दिया, जैसे मान लिया नेबुलाइजर ही दिया मान लिया, तो क्या होता है, जो ड्रग्स हैं वो सीधे कहाँ पहुंच रही है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच रही है, कहीं सर्कुलेशन में नहीं जा रही। तो क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। बट अगर ये लिया जाता है, जैसे मान लिया किसी ने इनहेलर लिया, तो जो हमारी ओरल कैविटी है, जो फेरेंजियल म्यूकोजा है, इसमें क्या होती है, ड्रग का डिपोजिशन हो जाता है। इस वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, डिस्पोनिया मिल सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग बोला जाता है डिस्पोनिया, सॉर थ्रोट मिल सकता है, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। देखो मैंने बताया था स्टेरॉइड लेने की वजह से क्या होती है, क्या होता है स्टेरॉइड लेने की वजह से, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, बोलो, लिख भी दिया आप तो, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हाँ वीक हो जाती है, जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। तो कैंडिडियासिस भी क्या एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, ठीक है, इस वजह से, कई बार इनहेलर लेने की वजह से, या फिर इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स लेने की वजह से। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ये चीज याद रखना। क्यों, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा ही नहीं रही ड्रग। ड्रग कहाँ जा रही है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है हमारे, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। अब इन साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए डॉक्टर बोलता है कि
जैसे ही आपने क्या लिया, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिए, तो क्या करो, या तो गार्गल कर लो, ठीक है, गर्म पानी से, ठीक है, गार्गलिंग बोला जाता है, रिवाइज किया जाता है, गार्गलिंग, ठीक है। हर एक डोज लेने के बाद गार्गलिंग कर लो। इससे क्या होता है, ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। या फिर यूज करो स्पेसर्स, ठीक है, अभी दिखाऊंगी क्या होते हैं स्पेसर्स। तो स्पेसर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमने देखे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब आते हैं हमारे सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादातर प्रेफर नहीं किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जब ऐसी कंडीशन है जहाँ कोई ड्रग काम नहीं कर रही है, बहुत ही हालत बुरी है, ठीक है, एक कंडीशन आती है स्टेटस एस्थमेटिकस, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है ना, दौरे आते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे ही एस्थमेटिकस यानी एस्थमा के दौरे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी है, तब हम सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे जाते हैं, ठीक है। एक्यूट एस्थमा हो रहा है किसी को, स्टेटस एस्थमेटिकस हो रहा है, सीवियर एस्थमा है, ठीक है, बहुत बुरी हालत है, तब जाके हम सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे आएंगे। पहले से पहले हम सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, ठीक है। बच्चों में तो ज्यादातर इसको नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ दिए जाएंगे देखो, तो यहाँ पे लिख रहा है सीवियर क्रॉनिक एस्थमा में, ठीक है, जब नॉट कंट्रोल बाय ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर से कंट्रोल नहीं हो रहा है और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या देंगे, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फर्स्ट लाइन हम हमेशा ब्रोंकोडायलेटर्स ही चलाएंगे, ठीक है। और देखो दूसरा स्टेटस एस्थमेटिकस की कंडीशन में, और क्या है, एस्थमा एक्सेबरेशन इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। अब इसमें क्या दे सकते हैं, देखो यहाँ पे डोज लिखी है प्रेडनिसोलोन की 20 to 60 mg डेली दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार हमने मान लिया ये डोज दे दी, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डोज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट डोज रिडक्शन आफ्टर 1 to 2 weeks ऑफ गुड कंट्रोल। देखो एक बार हमने क्या दे दिया, प्रेडनिसोलोन दे दिया, सिस्टेमिक रूट से, आईवी रूट से दे दिया 20 to 60 mg, ठीक है, डेली। और अब क्या है, 1-2 हफ्ते तक देने के बाद अगर अच्छा कंट्रोल दिख रहा है हमें, ठीक है, अस्थमा पर अगर अच्छा कंट्रोल दिख रहा है, तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, डोज का रिडक्शन करें। क्यों? क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन कर देगी, है ना, बड़ी दिक्कत आ जाती है उसके बाद, और भी ज्यादा बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हम इसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को आईसीएस यानी इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को? तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये बात हमने की थी। अब हाँ, इनहेलेशनल में एक चीज और आती है जिसे बोला जाता है एमडीआई। सुना है किसी ने? क्या होता है एमडीआई? बोलो। एमडीआई होता है मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। मीटर डोज इनहेलर वो होते हैं जिन इनहेलर्स में जो डोज होती है वो एक कैलकुलेटेड डोज एक बारी में निकलती है, ठीक है। उसमें मार्किंग्स होती हैं कि इतनी ही डोज एक बारी में निकलेगी। इसे क्या बोला जाता है, मीटर डोज इनहेलर बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, पेशेंट को, पहले पेशेंट क्या करता है, ब्रीद आउट करता है, ठीक है, बाहर सांस छोड़ता है, जो इनहेलर का माउथ पीस होता है वो लगाता है, उसमें कैनिस्टर होता है ऊपर, उसे पुश करता है, सांस अंदर लेता है, सांस को थोड़ी देर रोकता है, फिर सांस छोड़ता है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, देखो मीटर डोज इनहेलर में क्या होता है, मेजर्ड डोज होती है एक, इसमें पेशेंट को पहले बोला जाता है, लेना कैसे लिया जाता है वो बता रही हूँ। पेशेंट पहले सांस बाहर छोड़ता है, ठीक है, माउथ पीस लगाता है उस इनहेलर का, कैनिस्टर पुश करता है, फिर सांस अंदर लेता है, सांस अंदर लेने के बाद थोड़ी देर सांस को होल्ड करता है, फिर सांस बाहर लेता है, ठीक है। तो ऐसे करके मीटर डोज इनहेलर की डोज ली जाती है। तो ये दिखा भी देती हूँ, रुको तुम्हें। मीटर डोज इनहेलर,
ये देखो, अरे ये तो ये अच्छा फुसफुस। ये तो देखा है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? खुशी को पता नहीं उसका Yes, sir. बायोडाटा है। ठीक है, ये देखो मीटर डोज इनहेलर, ऊपर कैनिस्टर दिख रहा है इसमें, इसको दबाते हैं ऐसे करके। दिख रहा है कैनिस्टर सभी को? यस सर। हाँ, तो देखो क्या करता है पेशेंट, सबसे पहले सांस बाहर छोड़ता है, फिर ये माउथ पीस जो दिख रहा है आगे से, माउथ पीस को मुंह में लगाता है, कैनिस्टर को पुश करता है, फिर सांस अंदर लेता है, फिर थोड़ी देर सांस को रोकता है और सांस बाहर छोड़ देता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस बॉस। ठीक है, सिर्फ प्राची को आ रही है लग रहा है बात समझ, बाकियों को नहीं आ रही है? आ रही है चलो बॉस। नहीं आ रही है तो ठीक है। इनहेलेशनल आ गया। अब हमें देखना है एंटी आईजी एंटीबॉडी। तो इसमें मैंने एक ड्रग बताई थी ओमैलिजुमैब। ठीक है, मैं बताया था ज्यादा फेमस ड्रग नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ये ड्रग यूज की जाती है क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली है उनके। ठीक है, ज्यादा हाई कॉस्ट की होती है, एक ही इंजेक्शन में उन्हें 10,000 ऐसे करके आप लोगों ने बताया था कि इतने प्राइस की आती है। तो ये क्या है, ये जो ड्रग है ये आईजीई एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करती है। मैंने बताया था आईजीई एंटीबॉडी जब रिलीज होती है ये जाके मास्ट सेल से अटैच होती हैं, और फिर मास्ट सेल ब्रेक होती है और रिलीज करती है हिस्टामिन वगैरह, ये सारी प्रोसेस मैंने बताई थी। तो ये जो ड्रग होती है ना, ये सबक्यूटेनियसली दी जाती है, याद रखेंगे सबक्यूटेनियसली। ठीक है, ये जब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगी तब भी पूछूंगी कि कौन सी ड्रग मैंने सबक्यूटेनियसली बताई थी। ठीक है, तो एंटी आईजी एंटीबॉडी का इंजेक्शन आता है, ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। और ये क्या करता है, जो फ्री आईजीई एंटीबॉडी बनती है सर्कुलेशन में, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि ये जो आईजी एंटीबॉडी है ये मास्ट सेल से अटैच ना हो पाए और आगे की प्रोसेस भी रुक जाए। ठीक है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है और एक्सपेंसिव भी होती हैं ये ड्रग्स। आगे चलते हैं। अब देखो स्पेसर्स मैंने बताया था कि जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको कम करने के लिए ये स्पेसर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो स्पेसर देखो यही चीज दिखा रखी है, ये चीज। ठीक है, स्पेसर्स। अब क्या होता है, ड्रग जो है यहाँ से कैनिस्टर पुश करा, अब ड्रग क्या होती है यहाँ पे थोड़ी देर फैल जाती है और धीरे धीरे एंटर करती है। ठीक है, तो ये इतना स्पेस इसलिए ही दिया गया है ताकि जो होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही थी, ठीक है, बाकी जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे वो ना आए। ठीक है, मेरे पड़ोस में कुछ लड़ाई हो रही है, रुक जाओ जरा एक सेकेंड। माइक कहाँ से ऑन है? रूम में उन्होंने भजन चला रखा है और लड़ रहे हैं, बताओ। तुम लोग लड़ाई नहीं करते हो? रूममेट्स में लड़ाई नहीं होती है क्या? नो बॉस, नहीं होती? बड़े अच्छे रूम नो बॉस। अरे वाह, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। भगवान के गाने चला के मत लड़ना बस, ठीक है। तो देखो स्पेसर्स बता रही थी मैं, तो स्पेसर्स क्या होते हैं, एक मैंने बताया था कि इनहेलर के आगे से लगा देते हैं ताकि जो ड्रग है वो स्लो यहाँ पे पहले आ जाए और उसके बाद स्लोली स्लोली एंटर करे। ठीक है, जो इनहेल करेंगे तो वो स्लोली स्लोली आए, उस वजह से क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स कम आते हैं। ठीक है, ये स्पेसर्स बता दिया। अभी देखो यहाँ पे दिखा रखा है कैसे स्पेसर यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो सम एंटी एस्थमा कॉम्बिनेशन, इसको बताने से पहले मैं थोड़ी चीजें बता दूं तो नोट करना। ठीक है, थोड़े से निमोनिक है। मैंने बताया एक कंडीशन आती है जिसे बोला जाता है स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस, या फिर इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टरी एस्थमा। सॉरी, इसे नहीं बोला जाता है, एक और कंडीशन है रिफ्रैक्टरी एस्थमा, अलग कंडीशन है। स्टेटस एस्थमेटिकस अलग कंडीशन है। स्टेटस एस्थमेटिक्स में क्या होता है,
जो एस्थमा का अटैक है बार बार आता है, ठीक है, वैसे बोला जाता है रिकरेंट अटैक ऑफ एस्थमा, ठीक है। रिफ्रैक्टरी एस्थमा क्या होता है? एस्थमा which not respond to common treatment, ठीक है। तो जो एस्थमा नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही नहीं होता है उसे रिफ्रैक्टरी एस्थमा कहा जाता है। अब ये जो एस्थमा है इसके मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें की जाती हैं, तो उसका निमोनिक भी एस्थमा है, ठीक है। कैसे देखो, लिख लो मैनेजमेंट, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। ASTHMA क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले अगर बहुत सीवियर कंडीशन है क्या कर दो? एडमिट द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को एडमिट करो। अब एस से सबसे कॉमन ब्रोंकोडायलेटर बताओ क्या होगा? सैल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल। 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 और इसके साथ एक ड्रग दे रहे थे, डुओलिन बोल रहे थे जिसे, हाइप्रोट्रामिन। हाँ, इप्रोट्रोपियम बोलो। ब्रोमाइड। डुओलिन में क्या क्या? साल्ब्यूटामॉल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इससे क्या कराएंगे? नेबुलाइजेशन कराओ पहले तो, ठीक है। अब टी से है ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन वाली कंडीशन है ठीक है, तो एंटीबायोटिक चला सकते हैं विथ एंटीबायोटिक, ठीक है। एच से आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन इसकी डोज रहती है 100 mg IV स्टैट। ये सब टर्म्स बताऊंगी। आ रही तुझे नहीं आ रही? एम होता है मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, अच्छा, इन इन इंट्रावेनस ना। इसमें क्या देते हैं हम? IV लाइन लगा दो, ठीक है, कोई भी IV रूट से दे दो, रिंगल लैक्टेट दे दो, ठीक है, NS दे दो, नॉर्मल सलाइन दे दो, कुछ भी दे सकते हैं साथ में, उसमें ड्रग का इंजेक्शन डाल दो। अगला क्या है? एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करो, एसिडोसिस करेक्शन। गैस्ट्रिक उसमें एक तरह से ये भी हो गया ना, इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो एसिडोसिस की कंडीशन क्या है? अगर देखो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है? CO2 बढ़ती है, CO2 बढ़ती है, बॉडी में H+ आयंस भी बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर CO2 बढ़ रही है, ठीक है, ये तो नीट के टाइम का ही है, तो बॉडी में क्या बढ़ती है? एसिडिक नेचर बढ़ता है या फिर बेसिक नेचर बढ़ता है? बताओ। पीएच कम होता है, हाँ, एसिडिक बढ़ता है। एसिडिक नेचर बढ़ता है, हाँ, एसिडिक बढ़ता है जब भी CO2 बढ़ेगी। तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो उसे ही क्या बोलेंगे हम? एसिडोसिस बोलेंगे, ठीक है। H+ आयन बढ़ेंगे, ठीक है। और पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? कम हो जाएगा पीएच, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एसिडोसिस करेक्शन, अब एसिड के अपोजिट बेस होता है, तो इस कंडीशन में दिया जाता है सोडा बाइकार्ब, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा बाइकार्ब, ठीक है, ये दिया जाता है। तो जो ये स्टेटस एस्थमेटिकस की कंडीशन होती है, इसमें एसिडोसिस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे निमोनिक आते हैं, एक हमने ये देख लिया, एक और निमोनिक आता है, गूगल पे सर्च मारोगे ना बहुत सारे आएंगे, कोई भी याद कर सकते हो। ओ शिट करके आता है, तो ओ से हो गया हमारा ऑक्सीजन, एस से हो गया हमारा साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल तो स्टार ड्रग है इसकी। अब तुम लोग हिस्ट्री वगैरह लोगे ना, तब देखना पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताता है, अगर अस्थमा वगैरह का पेशेंट आता है
तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री बताएगा वो, ठीक है, कि मैं ये वाली ड्रग लेता था, ये वाली, तो पता तो होनी चाहिए ना कम से कम कि ये ड्रग किस चीज में दी जाती है। तो देखो साल्ब्यूटामॉल, एच से हो गया हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन, आई से हो गया हमारा इप्राट्रोपियम, ठीक है, और टी से हो गया हमारा थियोफाइलिन। थियोफाइलिन किस में आ रहा था, अरे वो कौन सी क्लास में आ रहा था बताओ? मिथाइल मिथाइल, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं वापस, जो हम देख रहे थे कुछ ड्रग कॉम्बिनेशंस थे जो हमें देखने थे। तो देखो ब्रोंको प्लस, इसमें क्या है, एक ड्रग आती है, ब्रांड नेम्स दे रखे हैं, ठीक है, मार्केट में जो नेम्स आते हैं। अब ये पुरानी केडीटी का है, अब तो चीजें चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, साल्ब्यूटामॉल है, एनहाइड्रस थियोफाइलिन है, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, और थियोफाइलिन अभी बताया, बोलो। मिथाइल ज़ैंथीन है। अरे भाई बोलो, तभी तो आएगा, तभी तो सीखोगे। थियोफाइलिन एनहाइड्रस थियोफाइलिन एक ही बात है। थियोफाइलिन क्या है, मिथाइल जैंथिन। ठीक है। तो इसकी डोजेस यहाँ पे लिखी हैं, ब्रोंकोटस नाम से ब्रांड नेम है, ब्रोंकोटस, इसमें ब्रोमहेक्सिन होता है, साल्ब्यूटामॉल होता है, ठीक है। फिर टेरफाइलिन, इसमें टर्ब्यूटालिन होता है, कीटोफाइलिन होता है, ठीक है। थियोएस्थेलिन, एस्थेलिन मैंने बताया था जिसमें साल्ब्यूटामॉल है, और थियोफाइलिन है, ठीक है। एस्थेलिन मैंने बताया था जिसमें खाली साल्ब्यूटामॉल होता है, ये क्या है, थियोएस्थेलिन है, तो इसमें क्या है, थियोफाइलिन है। थियोएस्थेलिन एसआर, एसआर मैंने बताया था सस्टेन रिलीज, बहुत टाइम तक के लिए रिलीज करने वाली। थियोब्रेक आ गई, ठीक है, इसमें टर्ब्यूटालिन है और थियोफाइलिन है। थियोब्रेक एसआर, एसआर मीन सस्टेन रिलीज, ठीक है। ड्यूरासेलिन सीआर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब ये हमेशा एक चीज नहीं रहती है, ठीक है, ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं, आप लोगों को मेन ड्रग याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब क्लास होगी परसों, कल नहीं होगी, परसों होगी क्लास, ठीक है।